प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्यवाद के थर्ड पार्ट में प्रमुख वाणिज्यवादी विचारकों के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि वाणिज्यवाद के जो विचारक थे उनके संयुक्त विचार क्या थे, वो किस चीज़ को प्रमुखता देते थे, वाणिज्यवाद के पतन के क्या कारण रहे। इससे पहले सेकंड लेक्चर में हमने वाणिज्यवाद के उदय के कारण और उससे पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने वाणिज्य क्रांति के विषय में पढ़ा था। प्रारंभ करते हैं कि प्रमुख वाणिज्यवादी विचारक जो थे वो कौन कौन से थे। यहाँ पर सबके विषय में बताना संभव नहीं है, लेकिन जो प्रमुख विचारक हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। वाणिज्यवाद का जो समय है वो लगभग 300 वर्ष का रहा। इस अवधि में बहुत से विचारक सामने आए जिन्होंने अपने विचारों से उस युग को नई दिशा प्रदान करी। इनमें प्रमुख थे सर टॉमस मन। इनका काल 1571 से 1641 तक रहा। ये इंग्लैंड के एक प्रबुद्ध लेखक और व्यापारी थे। सर टॉमस मन की प्रसिद्ध पुस्तक इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड को वाणिज्यवाद की गीता भी माना जाता है। उनके सिद्धांतों को यूरोप में बहुत मान्यता प्रदान की गई। वे धन संग्रह के लिए विदेशी व्यापार व आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाने के पक्ष में थे। दूसरे विचारक थे एंटोनियो सेरा। इनका जन्म इटली में हुआ। उन्होंने सोने चांदी के संग्रह को महत्व दिया, कृषि की अपेक्षा उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। उनका मानना था कि उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम से ही देश में धन संपदा की भी वृद्धि होती है। वो मुद्रा के निर्यात को रोकने के पक्ष में नहीं थे। तीसरे विचारक जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट थे। ये फ्रांस के वित्त मंत्री भी थे और इनके नाम पर ही फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टवाद भी कहा जाता है। इनके प्रमुख विचार थे घरेलू अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण करना, अनाज के निर्यात व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, मुद्रा के सृजन के लिए निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना और शक्तिशाली व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करना तथा फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करना। एक अन्य प्रमुख विचारक जॉन लॉक थे। उन्होंने मांग व पूर्ति के सिद्धांत का विकास किया और उन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का भी विवेचन किया और उसके संकेत दिए। जोशिया चाइल्ड ने कम ब्याज दर की वकालत की। जॉन बेकर्स ने गिल्ड प्रणाली के समर्थक तथा सट्टे को बंद करने के पक्ष में अपने विचार दिए और व्यापार के क्षेत्र में वे एकाधिकार के पक्ष में नहीं थे। कैंटलिन जो थे उन्होंने कच्चे माल का आयात एवं उत्पादित माल का निर्यात करने में ही राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ावा देने की बात कही। अतः सभी विचारकों ने यूरोप में अपने विचारों के द्वारा वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया। अब ये जितने भी विचारक जिन्होंने समय समय पर, किसी ने मांग और पूर्ति का सिद्धांत दिया, किसी ने अधिक से अधिक सोना रखने की बात कही, किसी ने आयात और निर्यात की नीति निर्धारित करने की बात करी, इनके कुल मिलाकर जो विचार थे अब हम उन पर चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले शक्तिशाली राज्यों का निर्माण। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को सबसे पहले शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक है। वाणिज्यवादियों ने राजाओं को आर्थिक सहायता व समर्थन देकर उनकी सैन्य शक्ति को सबल बनाया और राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट, सोने चांदी को महत्व। वाणिज्यवादियों का प्रमुख नारा था अधिक सोना, अधिक धन और अधिक शक्ति। चाइल्ड का मानना था
कि किसी देश की समृद्धि का माप स्तर वहाँ पाए जाने वाले सोने व चांदी की मात्रा है। इन धातुओं की सहायता से अस्त्र शस्त्र व युद्ध उपयोगी सामग्री खरीदकर देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है विदेशी व्यापार का महत्व। वांछित सोना चांदी प्राप्त करके वे विदेशी व्यापार को आत्मनिर्भरता व संपन्नता का साधन मानते थे कि जिस देश में सोना और चांदी जितनी अधिक मात्रा में होगा, जहाँ पर कच्चे माल के बदले में लोग ये सोना चांदी प्राप्त कर सकेंगे जो देश, वो देश अधिक समृद्ध होगा। विदेशी व्यापार में अधिकांशतः कच्चे माल का आयात और निर्मित माल का निर्यात किया जाता था, जिससे निर्यातक देश को लाभ ही लाभ मिले। कल कारखानों का विकास तथा देश में रोजगार की मात्रा बढ़े और वे कृषि को आय का साधन नहीं मानते थे। उनका मुख्य फोकस जो रहता था वो व्यापार और उद्योगों पर रहता था। अनुकूल व्यापार संतुलन। व्यापार में संतुलन के पक्ष में वाणिज्यवादी निम्न बातों पर जोर देते थे, जैसे विदेशों की बनी वस्तुओं पर आयात शुल्क अधिक हो, परंतु खाद्यान्नों के आयात पर ये बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। निर्यात का मूल्य आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक न हो। देश में माल की खपत कम करके बचे हुए माल को विदेशों को निर्यात कर दिया जाए। आयात कम से कम हो और उसके बदले में सोना चांदी न देकर देश में उत्पन्न अन्य वस्तुएं ही दी जाए। इसके अतिरिक्त औद्योगिक एवं व्यापारिक नियंत्रण के अंतर्गत इन्होंने कहा कि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से आयात तथा निर्यात को सरकारी सहयोग से नियंत्रित किया जाना चाहिए। आयातों को प्रतिबंधित किया जाए तथा कुछ विशेष कंपनियों को ही आयात करने की सुविधाएं दी गई। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उपनिवेशों की स्थापना की जाने लगी। निर्यात को बढ़ावा देने व आयात को कम करने के लिए अनेक कर लागू किए गए। यातायात के साधनों व समुद्री व्यापार का विकास कर आर्थिक व राजनीतिक विकास किया जाए। साथ ही कि लगभग प्रत्येक वाणिज्यवादी जो है वो जनसंख्या की वृद्धि का भी उन्होंने सुझाव दिया। अब कि उनके कृषि संबंधी विचार क्या थे कि व्यापार को अधिक महत्व देते हुए उन्होंने कृषि व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की। वे क्योंकि कच्चा माल उद्योगों के लिए व्यापार के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और वे कृषि को कच्चे माल का स्रोत मानते थे। उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि के उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात को बढ़ाना था और देश को खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। लेकिन ये वणिकवाद जो था लगभग 300 वर्षों तक ये यूरोप में बहुत अच्छी तरह से चलता रहा, लेकिन 18वीं सदी के अंत तक वाणिज्यवाद का जो अभेद्य दुर्ग था वो धीरे धीरे गिरने लगा। अब देखते हैं कि वाणिज्यवाद के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। एडम स्मिथ के वाणिज्यवादी विचारों की धीरे धीरे कटु आलोचना की जाने लगी। संक्षेप में अगर हम पतन के कारणों पर निष्कर्ष निकालते हैं तो वे निम्न थे। फ्रांसीसी वाणिज्यवाद की असफलता का प्रभाव। हमने पहले पढ़ा था कि बैप्टिस्ट कोलबर्ट जो थे उन्होंने फ्रांस में वाणिज्यवाद को बहुत बढ़ावा दिया, तो धीरे धीरे कोलबर्टवाद की नीतियों का विरोध होने लगा। अब लोग नियंत्रण की अपेक्षा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर विश्वास करने लगे। कृषि की स्थिति खराब होने पर राजकोष में वृद्धि के उद्देश्य से लोगों में भारी मात्रा पर कर लगाए जाने लगे, जिसके कारण जनता जो थी वो वाणिज्यवाद का विरोध करने लगी। उसके ऊपर करों का बोझ बहुत अधिक पड़ गया। कृषि की स्थिति शोचनीय हो गई। वाणिज्यवादियों ने कृषि को तृतीय स्थान दिया, व्यापार को प्रथम, उद्योगों को द्वितीय और कृषि को तृतीय स्थान दिया। जमींदार व सरकार कृषि सुधारों के प्रति उदासीन हो गए। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन से फ्रांस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी। नेक्स्ट,
व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न। जहाँ तक वणिकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता मानी जा रही थी? सोना और चांदी की। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि सोना चांदी प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ थे। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे सोने चांदी के अतिरिक्त अन्य बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी। अतः ऐसी स्थिति में सोने चांदी की अपेक्षा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक बल दिया जाने लगा। साथ ही साथ स्वतंत्र व्यापार की मांग की जाने लगी, क्योंकि प्रारंभ में वाणिज्यवादियों का ये विचार था कि केवल कुछ कंपनीज को ही ये अधिकार दिया जाए कि वो दूसरे देश में स्वतंत्र व्यापार करें। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो कमी थी वो सामने आने लगी और ये बात उठने लगी कि न केवल कुछ लोगों का या कुछ कंपनीज का, बल्कि व्यापार को स्वतंत्र किया जाए। धीरे धीरे एडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव बढ़ने लगा। जो थे एडम स्मिथ, उनकी नीति थी अहस्तक्षेप की नीति। लेकिन अब ये महसूस किया जाने लगा कि हस्तक्षेप जब तक नहीं किया जाएगा तब तक जो व्यापार है उसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे उनकी अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया जाने लगा। और आगे चलकर हम देखते हैं कि 20वीं सदी में उनके इन विचारों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, अहस्तक्षेप की नीति का। साथ ही लास्ट पॉइंट है निरंकुश शासन के प्रति असंतोष। व्यापारिक काल में या वाणिज्यवाद में हम देखते हैं कि यूरोपियन देश जो थे उनमें निरंकुश शासन प्रचलित हो गया था। धर्म के स्थान पर राजाओं को प्रमुखता दी जाने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे वाणिज्यवाद में निरंकुश शासन के प्रति लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। इसका एक कारण ये भी था कि यूरोपियन देशों में उदारवादी विचारधारा का उदय हो गया था और अधिकांश लोग उस उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो ये था हमारा वाणिज्यवाद और वाणिज्यिक क्रांति के संबंध में हमारी चर्चा। थैंक यू।